जी, साथियों का नमस्कार, स्वागत का हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चों की। देखिए, बात ये है कि कल मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था और लाइव स्ट्रीम पर बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन किया और बाद में कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे बच्चों कमेंट कर रहे हैं लगातार। इंस्टा पे भी कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं मुझसे कि सर अभी तक 5512 का कोई भी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं हो पा रही है। हम लगातार डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या पढ़ाई छोड़ दें या अभी पढ़ाई स्टार्ट ना करें, क्या करें? तैयारी भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ओके? सभी बच्चों के लिए नहीं है। बहुत से बच्चे, अब बहुत से लड़के इस वाले वीडियो पर आएँगे, मुझे उल्टा-सीधा बोलेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए है जो अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं, जो पढ़ाई से ब्रेक लेना चाह रहे हैं। क्योंकि आपके सामने कभी-कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, जब आपके सामने टारगेट ना हो, तो आप किस लिए पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो आप ये सोचेंगे कि जब एग्ज़ाम ही नहीं है, तो क्यों ना हम पढ़ाई को भी क्वाइट कर दें, ठीक है? आप डिप्रेशन में भी जाएँगे और आप टेंशन में भी रहेंगे। तो क्योंकि ये जो आपके सामने चीज़ है, ये मैं फेस कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप लोग अब इस जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ़ में पहले, जो गलतियाँ मैंने करी थी, वो आप भी ना करें। हालाँकि ये आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो रहने वाला है। हमारी लाइफ़ से आप सीख सकते हैं। और दूसरी बात, अब कोई ये ना कहे कि ये ना तो आईएएस है ना आईपीएस है, फिर ये फालतू की बातें कर रहा है। ओके? तो ख़ैर छोड़िए, क्योंकि मैं भी करने से आया हूँ और आप भी लगभग उसी की तैयारी कर ही रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक लाभकारी वीडियो रहने वाला है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और जो आप सोच रहे हैं, मैंने भी बस सोचा कि स्टडी से ब्रेक ले लेते हैं और लेने के बाद में वहाँ से मेरे लाइफ में कैसे कॉन्सिक्वेंसेस आए कि मेरी तैयारी ख़त्म कैसे हो गई। तो ये बताने के लिए ये वीडियो है आपका। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा नहीं, आप सोच लीजिएगा। फिर आप अपने आप में डिसाइड करिएगा कि क्या मैं अपनी पढ़ाई अब ब्रेक लूँ या मैं डिमोटिवेट रहना है या क्या रहना है। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कि जब मैं पहली बार कॉम्पिटिशन में आया, तो एक्चुअली मैं बिल्कुल एक एवरेज टाइप का स्टूडेंट रहा था अपने स्कूल में भी और कॉलेज टाइम में भी एवरेज बच्चा रहा था, ठीक है? तो अपनी बीएससी करने के बाद में जो सबसे पहले मैंने जो भर्ती देखी थी, वो मैंने देखी थी कांस्टेबल की, ठीक है? और उस टाइम कांस्टेबल में जब एग्ज़ाम होता था, तो आपको बताना चाहूँगा कि उसमें कैटेगरी वाइज़ नंबर डिवाइड होते थे, रनिंग में भी। कि जैसे मान लीजिए आपने 20 मिनट में रनिंग निकाली, तो आपको पूरे 100 नंबर मिल जाएँगे और आपने 25 मिनट में निकाली, तो आपको 80 नंबर मिलेंगे और 20 मिनट में निकाली, तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, ओके? और यहाँ पर एक बार प्री एग्ज़ाम होता था पुलिस का, कांस्टेबल का, फिर उसके बाद ये रनिंग होगी और रनिंग के बाद में एक मेंस का एग्ज़ाम होगा, तब आपकी मेरिट बनेगी। तो इस तरह से आपका ये 5 किलोमीटर की रनिंग हुआ करती थी। तो ये एक प्रोसेस थी। तो जब मैंने इस लाइफ में अपना पहला एग्ज़ाम दिया, तो वो कांस्टेबल का ही था। तो उस टाइम मैंने बिल्कुल तैयारी करी नहीं थी, एवरेज क्वेश्चन आते थे, तो मेरा प्री निकल गया था। प्री के बाद में रनिंग की बारी आई, तो रनिंग मैंने इतनी कभी करी नहीं थी, तो मैं सिर्फ 60 नंबर लेकर बैठा था रनिंग में। मतलब 27 मिनट मैंने अपनी रनिंग निकाल पाई थी, जैसे निकल गई थी। तो यहाँ से मैं सबसे पहली बार पेपर दिया। रनिंग के बाद में मेरा फाइनल कट ऑफ में नाम नहीं आ पाया, मैं बाहर हो गया था। मेंस का पेपर देने के बाद में बाहर हो गया। तो ये था मेरा पहला। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने रेलवे के पेपर दिए, वहाँ से बाहर हो गया। आरआरबी बैंक का पेपर भी दिया, आईबीपीएस का, वहाँ से भी बाहर हो गया। मतलब प्री ही नहीं निकले मुझसे, मैं तुम्हें बताऊँ, मुझसे प्री ही नहीं निकल रहे थे। तो उसके बाद में किसी साथी ने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, एक बार यूपी गवर्नमेंट के यूपी ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम आते हैं उसको देखते हैं। तो उस टाइम एक यूपी ट्रिपल एस सी का फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आया था, तो मैंने वो फॉर्म भर दिया, फिल कर दिया। और साथ में एक राजस्व लेखपाल का 2015 वैकेंसी आई थी, उसका मैंने फॉर्म भर दिया। ये पीरियड वो था कि जब मैं तैयारी मतलब ठीक ठाक कर रहा था, लगभग 4 5 6 महीने तैयारी मैंने लग के कर ली थी। तो जब ये एग्ज़ाम आया तो मैंने पेपर दिया। पेपर देने के बाद में मेरा लेखपाल का भी क्वालिफाई हो गया था, 2015 वाली, और साथ में ही फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया। दोनों एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हो गए थे। तो अभी एक बच्चा हरीश नाम का है, तो लाइव में आता है बेचारा, वो मुझसे बोला था कि सर मैं 0.5 शायद 25 नंबर से लेखपाल से आउट हो गया, तो वो 6 महीने डिप्रेशन में रहा था। तो सेम उसकी कंडीशन मेरी कंडीशन की तरह थी कि जब मैंने वो एग्ज़ाम दिया, तो ये देखिए, ये लेखपाल का रिजल्ट है मेरा, पीडीएफ फॉर्म में आता था।
तो आप देखिएगा कि ये देखिए धर्मेंद्र सिंह सोमवंशी, ये मेरा नाम है और ये मेरे पापा का नाम है रक्षपाल सिंह सोमवंशी। ठीक, तो ये मेरा लेखपाल का रिटन निकल गया, लेकिन इंटरव्यू से यहाँ से मैं आउट हो गया था। ओके, तो अभी लगभग जब ये मेरे सदमा लग गया था कि यार ये क्या हो गया, मेरा से बाहर हो गया हूँ मैं, तो जब इससे मैं निकल ही पाया था, तब तक मेरा वन विभाग का भी एग्ज़ाम था और मैं उसका इंटरव्यू दे आया था। तो वन विभाग का भी इस टाइम मेरा इंटरव्यू हो गया था, मतलब लेखपाल का इंटरव्यू और मेरा वन विभाग का इंटरव्यू लगभग हफ्ते भर में दोनों हो गया था। एक बार मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही लेखपाल का इंटरव्यू हो गया था और लगभग 7 दिन के बाद में लखनऊ में भवन जो होता है वहाँ पर मेरा वन विभाग का इंटरव्यू हो गया। और कोइंसिडेंस आप ये देखिए कि इसका मेरा रिजल्ट आया, ये फाइनल पीडीएफ थी, ये तो रिटन की सॉरी पीडीएफ थी। रिटन के बाद जो फाइनल पीडीएफ आई थी इंटरव्यू होने के बाद में, उसमें मेरा नाम नहीं था, तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया। ऑब्वियसली सी बात, सभी जाते हैं जब आपका एक बार प्री निकल जाता है, जब मेंस नहीं होता है, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, आपके साथ ऐसा होगा ही होगा। और बाद में जब बात आती है वन विभाग वाले की, 4-5 दिन के बाद में मेरा वन विभाग का भी इंटरव्यू के बाद का जो रिजल्ट होता है वो आ गया। ओके, तो ये देखिए ये जो रिजल्ट था, इसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, ये फॉरेस्ट गार्ड का है, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, फायर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड का। तो यहाँ से भी मैं इंटरव्यू से बाहर हो गया। मतलब 5 दिन के अंदर में मैंने 2 अनसिलेक्शन देखे अपने, एक राजस्व लेखपाल का और एक फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, तो मैंने क्या पता नहीं मेरी तैयारी में क्या कमी रह गई, तो मैं दोबारा से फिर तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसी टाइम पर एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई थी। तो हालांकि स्टेनोग्राफी के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि स्टेनोग्राफी क्या चीज़ होती है, तो लेकिन फिर मैंने पेपर देने चला गया। स्किल टेस्ट जब हुआ उसका शॉर्ट हैंड, तब मैंने सबसे पहली बार देखी थी जो कैंपस में देने के लिए गया था कि शॉर्ट हैंड क्या चीज़ होती है। तो आप देखिए मेरा शॉर्ट हैंड का जो रिजल्ट आया था, शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफर का, आप देखिए यहाँ पर मैं इसके लिए भी एलिजिबल था अगले राउंड के लिए, लेकिन इस राउंड में शॉर्ट हैंड मांगते हैं तो वहाँ से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो अब यूपी ट्रिपल एस सी का आप जानते ही हैं क्या करामात रहती है कि एक एग्ज़ाम कितने दिनों के बाद कराते हैं, तो बहुत ही मैं समझो हताश हो गया था कि यार अब मैं क्या करूं। जैसे आप लोग बाबा कमेंट कर रहे हैं कि सर इस एग्ज़ाम से मैं आउट हो गया, उससे आउट हो गया, अब सोच नहीं पा रहा हूँ कि पढ़ाई करूँ या ना करूँ। तो ये सेम कंडीशन मेरे साथ में भी थी जो कंडीशन आपके साथ में थी। तो फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि यार तब तक जूनियर स्टैंड का एग्ज़ाम आ गया, मुझे लगता था कि यार चलो पढ़ाई छोड़ देते हैं। हालांकि मैंने फॉर्म डाल दिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद में मैंने सोचा कि यार शायद अब पढ़ाई छोड़ छाड़ के कहीं और जॉब करके ट्राई करते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करते हैं। तो उस बच्चों समझो कि मैंने वहाँ से प्राइवेट जॉब की तरफ रुख कर लिया। ओके, और मैंने ये डिसाइड किया था कि ठीक है, एग्ज़ाम भी देते रहेंगे और साथ में पढ़ाई भी करते रहेंगे, जॉब के साथ साथ में पढ़ाई। जो भी एक बच्चा है, नाम थोड़ा ध्यान से मेरे उतर गया है, वो मेरे लाइव सेशन बोल रहा था कि सर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, प्राइवेट सॉरी नौकरी भी कर रहा हूँ और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा था कि ठीक है, अब सिलेक्शन नहीं होगा तो एक काम करते हैं, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं और जॉब के साथ साथ में पढ़ाई करते रहेंगे। अब यहाँ पे तक क्योंकि मेरे एग्ज़ाम निकल रहे थे अच्छे से, तो मेरी तैयारी ठीक ठाक हो गई थी और मैं इस कॉन्फिडेंस में था कि चलो अब, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी है, काश टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है क्योंकि 3 साल बाद ज्वाइनिंग हुई थी, तो क्यों ना प्राइवेट की तरफ जाए, सिलेक्शन नहीं होगा। तो इतना हताश हो गया, तो फिर मैंने एक प्राइवेट जॉब पकड़ ली। मैं आपको दिखाता हूँ वो, आपके हर एक जगह पर एक विशाल मेगा मार्ट होगा। तो ये देखिए, ये विशाल मेगा मार्ट में मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली जाके, प्राइवेट जॉब में सिलेक्शन मैंने इंटरव्यू दिया, यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। देखिए लेखपाल का इंटरव्यू देने के बाद, वन विभाग का इंटरव्यू देने के बाद में एक प्राइवेट संस्थान में जाके मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, तो एक ये देखिए, और साथ में मेगा मार्ट लगा हुआ, ये मेरी ड्रेस था, ये उस टाइम की फ़ोटो है। और इस टाइम मेरी प्राइवेट जॉब में इतनी ज़्यादा मेहनत पड़ती थी, इतनी मेहनत पड़ती थी कि देखिए मैं कैसा हो गया था, मेरी हालत देखिए क्या हो गई थी, आप लोग खुद देख लीजिए। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि प्राइवेट जॉब ठीक होती है, हम तैयारी कर लेंगे, तो ये हालत हो जाती है आपकी है। और ये देखिए मेरा आई कार्ड, धर्मेंद्र सिंह सोमवंशी लिखा होगा, आपने देख ही लिया होगा। ये सारा प्राइवेट जॉब ले ली और तैयारी, अब फिर मेरी जैसी आपकी कंडीशन है, जैसे बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जाते जाते समझो मेरा जो तैयारी तैयारी का जो ग्राफ था वो एकदम से नीचे गिरने लगा, एकदम से मेरा तैयारी ग्राफ नीचे गिर गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार मैं अब करूँ तो क्या करूँ। हालांकि उस टाइम मेरा यूपीएसआई का एग्ज़ाम मैंने दिया, डिस्क्वालीफाई हो गया, तैयारी नहीं हो पाई।
भाई दिन भर तो मैं मॉल में रहता था, विशाल मेगा मार्ट में, और रात में कितनी पढ़ाई कर लोगे, नहीं हो पाती थी। और उसी टाइम मैंने एक यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम दिया, डिस्क्वालीफाई हो गया उससे भी मैं। और एक जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसी आती है सेंट्रल स्कूल में, वहाँ से भी डिस्क्वालीफाई, लगभग मैं 4-5 एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो गया था मैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब एक काम करते हैं कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, मेरे कहीं न कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो फिर ये सब चलता रहा, और होने के बाद में आप जानते ही आयोग में वैकेंसी अटकी रहती हैं। तो और लगातार अनसिलेक्शन भी हो रहे थे, इसीलिए हो रहे थे क्योंकि तैयारी जो पहले थी तो प्राइवेट जॉब के साथ साथ में। और फिर क्या था कि मैं सोचा कि यार अब पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, जैसे आप सोच रहे हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, किस तरह से होगा, होगा कि भी नहीं होगा। तो पहले तो मैं तैयारी अच्छी कर रहा था, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम डेट बढ़ रही थी, डेट नहीं मिल रही थी कि कब पता नहीं एग्ज़ाम हो पाएगा, तो वैसे-वैसे मेरा भी यही हाल हो गया था कि हमारी तैयारी डिले हो गई, बिल्कुल भी लूज़ पड़ गई थी। तो क्या हुआ कि बाद में धीरे-धीरे ये होगा कि अब आयोग के चक्कर में और भी जो एग्ज़ाम मैंने बाद में दिए तैयारी, क्योंकि मैं दूसरी जगह जॉब करने लगा, प्राइवेट सेक्टर में जाके, कि तैयारी कर नहीं पाता था। तो फिर और भी जगह पेपर दिए, फिर डिस्क्वालीफाई होने लगा। ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप एक साथ 2 काम आज के ज़माने में तो नहीं कर पाएँगे। पहले का टाइम अलग था कि जब आप तैयारी के साथ-साथ में जॉब भी कर लेते थे और तैयारी भी हो जाती थी। लेकिन अब सभी के पास मोबाइल है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। आज के टाइम पे ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, जो लोग कर लेते हैं, लेकिन सबसे नहीं हो पाता ये। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जब मैंने फिर से तैयारी करना स्टार्ट किया, तो फिर लास्ट में आकर आपका जैसे गणित सहायक हैं आप, उसी तरह से मेरा ये सिलेक्शन हो गया था यहाँ पे। तो अब देखिए ये हमारा फिर बाद में सिलेक्शन हो गया। तो अब ये इतनी बड़ी तो जॉब नहीं है। अब जैसे बहुत से बच्चे आए कमेंट में कि इतना बड़ा तो नहीं, आईएएस पीसीएस तो नहीं है जो यहाँ पर आके मोटिवेशन दे रहा है। तो ये जब सिलेक्शन हो गया तो सारे के सारे जितने भी पुराने स्ट्रगल थे वो सब ध्यान आए, फिर याद भी किया कि बताओ कहाँ से किस फेज से निकल आया, और कितने सही टाइम था कि जब मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था, छोड़ने के बाद दोबारा फिर से पढ़ाई करी। और शायद अगर आपकी तरह जैसे आप भी आजकल यही सोच रहे हैं कि इसी ये वीडियो मैंने इसीलिए ही बनाया है, और मजबूरन बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि आप लोग बहुत ही अब डिमोटिवेट हो रहे हो। बार बार आप लोग सोच रहे हो कि पता नहीं सर, अब एक तो एग्ज़ाम मार्च के में होगा या अप्रैल में होगा, कब होगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो फ़िलहाल में कि पढ़ाई को लूज़ कर दिया आप लोगों ने, सभी जितने भी बच्चे हैं, सभी लोगों ने पढ़ाई को लगभग लूज़ ही कर दिया है, शायद छोड़ ही दिया है। एक तरह से कहें तो टाइपिंग भी आप लोग नहीं कर रहे हो, पढ़ाई भी आप लोग नहीं कर रहे हो। जो टारगेट मैं इसीलिए थोड़ा देना भी बंद कर दिया अभी फ़िलहाल, क्योंकि आप लोगों का मन नहीं लग रहा। दिवाली के बाद मैं टारगेट देना भी आपको फिर से कंटिन्यू करूँगा। तो बेटा, कहने का मेरा यही आपसे मतलब है कि तैयारी बिल्कुल मत छोड़ो अपनी। अगर आप तैयारी छोड़ोगे तो जो हाल मेरा हुआ था, सेम आपका वही हाल होगा, और सारी की सारी सब भूल जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आप ये सोच के तैयारी करो कि एग्ज़ाम तो होना ही है, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो 2-3 महीने के बाद में हो। तो हमको तैयारी लगातार अपनी करनी है। बाद में कहीं ये ना हो कि हाँ, मैं 0.2 नंबर, 0.5 नंबर से रह गया। ओके? तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आयोग आपको टाइम दे रहा है तो टाइम का यूटिलाइज़ करो, ये मैंने आपको पहले बताया था। और इतनी लंबी चौड़ी मैंने अपनी कहानी आप सभी को इसीलिए बताई है कि पास्ट में जो गलतियाँ मैंने कर दी, पढ़ाई को छोड़ दिया, जिस जो जो कंडीशन आपकी है, वही कंडीशन मेरी थी। लेकिन मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं कहीं और निकल गया। पढ़ाई लूज़ कर दी, फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में निकल गया और मैं डिप्रेस्ड था। और सेम टू सेम वही कंडीशन आपके साथ में भी हो रही है। तो लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने गलती ये कर दी थी, आप वो गलती बिल्कुल मत करना बेटा। अगर वो गलती आपने कर दी तो क्योंकि मेरा मेरा तो निकल गया जैसे भी तैसे, लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है कि अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कम से कम नहीं, कम से कम 10,000 बच्चों से पीछे हो जाओगे एक दिन की पढ़ाई से, क्योंकि बच्चा लगातार पढ़ाई कर रहा है। आप इस टाइम वीडियो मेरा देख रहे हैं, तब भी कोई बच्चा बैठ के पढ़ाई ही कर रहा होगा, समझे? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल भी ढिलाई मत डालिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए अपनी। मार्च अप्रैल जब भी पेपर हो तब पेपर होगा ही होगा। ओके? आप रोज़ ये सोच कर अपनी पढ़ाई करते रहिए कि हाँ, मेरा अगले कल पेपर है, ये सोच के पढ़ाई करो कि मेरा पेपर कल ही है। जब आप ये सोच के तैयारी करेंगे तो आपकी प्रॉपर तैयारी होगी। हालांकि ये बात अलग है कि बिना टारगेट तैयारी नहीं हो पाती है, लेकिन आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। जैसे ही मैंने आपको टारगेट दिया ही है कि आप नवंबर और दिसंबर, पहले दिवाली अच्छे से सब लोग मना लें, फिर उसके बाद में नवंबर और दिसंबर
2 महीने आप अपनी सारा का सारा जो छूटा हुआ सिलेबस है पूरा करें और बाद में आप लगातार मॉक लगाइए, जैसा हो वैसा लगाइए। ओके? तो सारे बच्चों से मेरा यही कहना है फिर से लास्ट में कि आप लोग बिल्कुल भी किसी तरह का डिमोटिवेट ना हो। मोटिवेशन को लेकर मैं यूपीएससी एग्ज़ाम दिया और ये वो टाइम था जब मैं विशाल मेगा मार्ट में जॉब भी करता था, तो एक साथ ना पढ़ाई हो पाई ना जॉब हो पाई। ओके, तो ये मेरा भी चला गया, यूपीपीसीएल का निकल गया। आर उस टाइम मैंने एक प्री दिया था, तो प्री जब मैंने दिया था तो मैं तैयारी में था, मेंस ने रह गया मेरा, नहीं निकल पाया। तो ये सारी गलतियां वो हैं जो मैंने की और मैं नहीं चाहता कि गलतियां आप वो करें। ओके, तो सिंपल सा फंडा आपको ये अपनाना है अपना कि अपनी प्रॉपर तैयारी करनी ही करनी है। आप बिल्कुल तैयारी को छोड़िए ना। ओके, तो सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी राय कैसी लगी, क्या थी। और आज मैं अपना ये जो एक हिस्ट्री है मैंने अपने पास्ट की वो मैंने आपको बताई, हालांकि बताना चाहता नहीं था, लेकिन आप लोग इतना डिमोटिवेट हो रहे थे तो मुझे अपनी एक स्टोरी बतानी पड़ी कि मैं किस कंडीशन से निकला और कहाँ मैंने जॉब करी और जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी नहीं हो पाई। और ये सोच रहा था मैं कि मैं निकल जाऊंगा तो नहीं निकल पाया वहाँ से बाहर। तो अंत में आपको करनी पढ़ाई ही पड़ेगी, चाहे वो आज से आप स्टार्ट करिए, चाहे आप छोड़ दीजिए, चाहे गैप करने के बाद में अपने पढ़ाई करिए, लेकिन आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे वो 5512 वाले बच्चे हैं, चाहे वो एजीटीए वाले हों, चाहे बीपीओ वाले, चाहे कोई भी हो। सभी बच्चों से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप लोग पढ़ाई को ना छोड़िए। पढ़ाई छोड़ देंगे आप, सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। ठीक है? तो सारे बच्चे एक बार कमेंट जरूर करें इस वीडियो पे कि कैसा वीडियो लगा, मेरा पास्ट कैसा लगा आपको। और जो मैंने गलती, आप प्रॉमिस भी करिएगा मेरे कमेंट में आके कि जो गलतियां मैंने करी आप गलतियां नहीं करेंगे, आप रोज़ प्रॉपर पढ़ाई करेंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आपसे पहले सिलेक्शन ले चुका हूँ और 5 साल मुझे जॉब लगे हुए हो गए हैं, तो मुझे बहुत पता है, बहुत एक्सपीरियंस है। 30 साल मेरी एज भी हो गई है। आप लोगों में से सब जो कोई 24 का होगा, 25 का होगा, 26 का होगा, 30 के ऊपर कोई नहीं होगा। ओके, तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।